देखिए बच्चों, कल है 22 फरवरी और कल आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है और आपको वहां पर जाकर वो सारे टॉपिक्स पढ़कर जाना है जो वहां पर आपके पेपर में आपको मिल सके। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम जो टॉपिक बताएंगे आपको 9 ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपके पेपर में वहां पर आपको फंसेंगे और अगर आपने टॉपिक लिख दिए 9 टॉपिक तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और क्या टॉपिक है, इन सभी को टॉपिक को अच्छे से हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि आपका 22 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है और ऐसे में अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों पर ध्यान देना है और आपको जितना हो सके जितना भी आपको रिवीजन करते जाना है ताकि आपको वहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना लगे कि सर मैंने नहीं पढ़ा है और आपने मुझे नहीं पढ़ाया है। मैं आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों जिन हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले बच्चों हम गद्यांश को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे पद्यांश को लेकर, फिर बच्चों हम संस्कृत को डिस्कस करेंगे और संस्कृत में हम गद्यांश को नहीं सिर्फ और सिर्फ पद्यांश को पढ़ेंगे कि पद्यांश आपको संस्कृत में कैसे सॉल्व करना है। फिर बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे देखेंगे, फिर हम बच्चों बात करेंगे कि आपको वो पत्र जो आता है पत्र कैसे लिखना है। फिर बच्चों अनैकार्थी शब्द के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वाक्यों को शुद्ध करना है, फिर बच्चों हम बात करेंगे निबंध को लेकर और अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे जो हमारे 9 टॉपिक्स हैं इन 9 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपने 9 टॉपिक्स तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। उससे पहले आप एक टॉपिक लिखेंगे, उससे पहले आपको पेपर मिलेगा, उससे पहले आपको एक मिलेगी कॉपी और कॉपी को आपको कैसे भरना, क्योंकि बच्चों अगर आपने कॉपी जो आपकी मिलती है कॉपी को अगर आपने सही से नहीं भरा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आपके यानी कि आप जो राइटिंग करते हो वहां पर पड़ता है, यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कॉपी भरते समय जिस समय आप कॉपी भर रहे हैं भरते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसका प्रभाव आपकी कॉपी पर पड़ता है। आप कैसा भी लिखें जरूर पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर के मन में एक ऐसा सवाल हो सकता है कि बच्चे ने जब कॉपी अच्छे से नहीं भर पाई तो आगे क्या लिखा होगा। ठीक है, तो कॉपी कैसे भरना है इस तरीके से आपका जो कॉपी रहेगी उसका फर्स्ट पेज रहेगा, आप देख लीजिएगा एक कॉपी है। अब इसमें आपको कैसे भरना है इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको मोहर लगी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांकन अंकों में, आप जो परीक्षार्थी जाएगा जो परीक्षा देने जा रहा है उसका अनुक्रमांकन भरना रहेगा अंकों में। जैसे इसका जो बच्चा है इसका 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एनीथिंग। अब यहां पर मैंने नंबर डाल दिया है, आपका जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, आपका जो रोल नंबर है वो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। देखिए 10 अरब 12 करोड़ 36 लाख 56,789। अब ऐसे वो बच्चे लिखेंगे, तो ऐसे आप ना लिखिए क्योंकि ऐसे लिखने में आपसे गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। आप क्या करिए, जैसे 1 लिखा है तो आप 1 लिख दीजिए, जैसे 0 लिखा है आप 0 लिख दीजिए, 1 लिखा है 1 2 3 4 ऐसे आप लिख दीजिए हिंदी में। ठीक है, सेम वही चीज आपको उतार देना। फिर बच्चों बात आ गई है कि आपको यहाँ पर विषय भरना रहता है। अब विषय आपको किसका पेपर देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात हिंदी की बात कर रहे हैं तो आप हिंदी का पेपर दे जा रहे हैं तो आप हिंदी विषय वहां पर भर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न पत्र जो होता है वो केवल होता है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न पत्र अंकित संकेत, आप जो प्रश्न पत्र लोगे आपको वहां पर जो पेपर मिलेगा उसमें साइड में आपको इस अंकित जो संकेत है वो दिया रहेगा। अब वहां पर कुछ भी हो सकता है, मैंने एक पेपर का डाल दिया है, मैंने आपको बताया। ठीक, यहाँ पर आपको वो संकेत डाल देना, उसमें कुछ नंबर से दिए रहेंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, उनको आपको डालना रहेगा। अगर आपने प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत डाल दिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर बच्चों परीक्षा का दिन, आपका जो परीक्षा है देखिए आज हमारी जो है बुधवार है, कल बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है, तो गुरुवार को आपका पेपर होगा, गुरु दिन जो है परीक्षा का गुरुवार होगा। परीक्षा की तिथि पाली बच्चों परीक्षा जो है उसकी तिथि क्या है 22 तारीख को फरवरी में है और 2024 चल रहा है, यानी कि 22/2/2024 को है। अब बच्चों जो पाली होती है आपको पता ही, आप सभी का इंटर में जो बच्चे हैं पी बोर्ड के अंदर उनका जो पेपर होता है वो सेकंड मीटिंग्स में होता है, सेकंड पाली में होता है, यानी कि द्वितीय पाली आप सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों केंद्र का नाम जो होता है, अब जहां पर आप पेपर देने जा रहे हो वो नहीं, जहां पर आपका स्कूल आप जहां से स्टडी की उसका नाम नहीं डालना है, वहां पर डालना है जहां पर आप पेपर देने जा रहे हो। लेकिन कुछ जो ज्यादातर अगर हम बात करें लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका सेंटर जो है सुकेंद्र रहता है, यानी कि जहां वो पढ़ती हैं वहीं उनके पेपर होते हैं, तो वहां पर उनको केंद्र का नाम जो है वो अपने कॉलेज का नाम ही डालना होगा। यानी कि जहां भी आप पेपर देने जाओ, जहां पर भी आपका पेपर हो वहां का नाम डाल देना, उस कॉलेज का नाम डाल देना, वही केंद्र का नाम था। ठीक, तो इस तरीके से इन गलतियों को आपको देख लेना है अच्छे से,
एकदम अट्रैक्टिव कॉपी भरना है, यानी कॉपी में आपको भरते समय कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप आ कॉपी ये हमारी है, बा कॉपी लेना चाहते हो दूसरी कॉपी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, आपको कॉपी जो है भरना इसी तरीके से रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आप उसमें रोल नंबर भर देना और बाद बाकी कुछ भी भरना कोई ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि आ के पीछे वो बा लगी होगी, पहले आप आ वाली पड़ी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी भरना है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कोई भी गलती वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि आपकी गलती है बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा कोई एक गद्यांश है, इसको मुझे हल करना। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है। और एक के नीचे श्लोक दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पेपर में एक श्लोक मिलेगा, आपका जो पेपर होगा वहां पर लिखा रहेगा, ठीक है। श्लोक जो सॉरी बच्चों, श्लोक नहीं, गद्यांश। और गद्यांश आपके पेपर में 2 रहेंगे, उनमें से कोई एक करना रहेगा, ठीक है। अब आपको गद्यांश को कैसे करना है, देखिए अब ये जो आपको गद्यांश दिया गया इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि जो आपका गद्यांश पेपर में आता है वो 10 नंबर का आता है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि आपको इस पाठ का शीर्षक यानी कि इस पाठ जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, और दूसरा इस पाठ का जो गद्यांश है जिस पाठ से दिया गया है इसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर बच्चों राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, जो हमारा राष्ट्र है इसकी कल्पना कब असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने क्वेश्चन आपको करना रहेगा। अब इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेंगे और आपको करना रहेगा। और मैं कहता हूं आपसे, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगता है, और राष्ट्र यानी कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है थोड़ा इसमें आपको छांटना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। और अगर आपने हमारे साथ से पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप आंखें मीच कर भी बता दोगे कि गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। मैं गारंटी लेता हूं, मुझे अपने पर भरोसा है, मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे। फिर मैं एक बार आपको ट्रिक्स से रूबरू करा देता हूं, चलिएगा, ताकि आपका जो है समय वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। देखिए जो गद्यांश को हल करने की ट्रिक्स रहती हैं उन पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया। देखिए बच्चों, गद्यांश को मात्र 2 सेकंड में पहचानना। देखिए कैसे बच्चों, एक राष्ट्र का स्वरूप हमारा चैप्टर है और इसको जो लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए राष्ट्र का स्वरूप जो है हमारा चैप्टर, इसमें आपको कुछ वर्ड याद रखना है। अगर ये वर्ड आपको किसी गद्यांश में मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से। जैसे भूमि पर बसने वाला, ये वर्ड आपको मिल जाएगा उस पूरे गद्यांश में। जन की संस्कृति, राष्ट्र मिल सकता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, राष्ट्रीयता मिल सकता है। पृथ्वी मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अभ्युदय, वृक्ष और वनस्पति, धरती माता, कोंक, ये जो वर्ड अगर आपको किसी भी गद्यांश में मिलते हैं तो आप समझिए वो राष्ट्र का स्वरूप नामक एक चैप्टर उससे लिया गया, ठीक है। और इसके लेखक तो आप सिर्फ इतना आपको याद रखना है एक पाठ के अंदर, और जहां इतना बड़ा पाठ है उसमें आपको मैंने दे दिया रामबाण, यानी कि आपको मैंने अमृत निकाल के दे दिया। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना इस चैप्टर के अंदर, आपको गद्यांश की कोई टेंशन नहीं लेनी। इसी प्रकार से अशोक का फूल हमारा एक चैप्टर है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको भारतीय साहित्य, पुष्प, कालिदास, शोभा, सुकुमार रे, मनोहर पुष्प, असंजनकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, रविंद्रनाथ हो गया, अशोक, निर्गम, जीने की इच्छा, वृक्ष और सभ्यता। अगर ये वर्ड आपको किसी भी गद्यांश में मिलते हैं तो मैं कहता हूं आपको सिर्फ इतना पढ़ना है चैप्टर्स के अंदर, सिर्फ 2-2 लाइन, सिर्फ 2-2 लाइन, और आप पहचान लोगे गद्यांश किस पाठ से लिया गया। ऐसे ही एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें को कहते हैं भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको कुछ वर्ड जैसे भाषा हो गया, आधुनिकता हो गया, नए मुहावरे हो गया। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, परिवर्तनशील, गतिशील और रमणीयता। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, मैं कहता हूं इन 3 से ही आपको कोई ना कोई गद्यांश फंस जाएगा। आप किसी पेपर को उठा के देख लेना, इनसे आपको जरूर फंसेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि अगर हम पहले चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कई वर्ड मिले, जैसे पृथ्वी हो गया, अभ्युदय हो गया। अब इस गद्यांश में हम मैच करते हैं। देखिए इस गद्यांश में हमें पृथ्वी तो कई जगह मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है भूमि पर बसने वाला, क्या है, भूमि पर बसने वाला, मातृभूमि पर निवास करने वाला, ठीक है। अब देखिए मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अब यहां पर देखिए मैंने बताया है मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये वर्ड अगर आपको कहीं भी मिलते, अब तो आपको बिलीव होगा कि किस गद्यांश से हमने ट्रिक से फंस रहा है या नहीं फंस रहा। तो इस तरीके से अगर आपने ट्रिक अच्छे तैयार कर ली तो मैं कहता हूं कोई भी गद्यांश आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया, यानी कि इसमें हमें क्या लिखना है। तो देखिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए इस पाठ का शीर्षक हम और लेखक का नाम लिखेंगे। देखिए आपको पता है जो हमारा गद्यांश रहेगा वो हमारा जो पेपर रहेगा उसमें प्रश्नोत्तर संख्या या फिर प्रश्न संख्या हमारा 3 में रहेगा। अब प्रश्न संख्या हम 3 डालेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, और इसमें क्या करेंगे, हम जो गद्यांश रहेगा उसकी 1 से 2 शब्द ऊपर के सबसे फर्स्ट के और 1 से 2 जो है वो लास्ट के लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर पता चल जाएगा कि किस गद्यांश को हम हल कर रहे हैं। तो मैंने उसमें लास्ट का और पहले की 1 से 2 वर्ड लिख दिए। अब जो हमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। हम कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत गद्यांश पाठ के शीर्षक, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक, जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश दिया गया इसके पाठ का शीर्षक जो है बच्चों वो राष्ट्र का स्वरूप है। किस है, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। याद रखिए जब आप पद्यांश को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वहां पर लेखक वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पर आपको कवि लगाना है या फिर आप रचयिता लिख सकते, ठीक है, कवि या फिर रचयिता, ठीक है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यानी कि जो राष्ट्र होता है उसकी कल्पना कब असंभव है। देखिए अगर हम इसको हम लिखा है वो अगर आपको ना दिखाएं, और देखिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है और इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा। देखिए बच्चों यहां से देखिए, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, कब असंभव है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। हमें यही लिख देना। देखिए क्या लिखा है, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। हमने लिख दिया वही चीज। जैसे बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी और जन दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं। यहां से देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। वही चीज देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से, दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं या संपादन होता है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक। देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है। देखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है किसके कारण, जन के कारण ही। जन यानी कि मनुष्य, जन का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती। क्या लिखा हुआ है, देखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी कि मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती, ठीक है, लिख दिया गया। अब हमसे अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की में व्याख्या करना है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी, व्याख्या करने का मतलब होता है थोड़ा आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यानी कि बहुत थोड़ी चीज में आपको बहुत अच्छी बात कहना है। देखिए अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी और मात्रा के बीच में यहाँ पर संबंध है तो आप वो सारे वर्ड लिख सकते हैं जो पृथ्वी और माता के बीच में होते हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लिखा गया है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमारी जो माता होती है, हमें प्यार करती है, माता में जन्म देती है, पालन पोषण करती है, प्यार करती है, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। जो हमारी पृथ्वी है वो हमें अन्न देती है, उसकी धूल में, पृथ्वी की जो धूल है उसमें हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, इतना लिख गया। और देखिए इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण भी करती है, यानी कि अगर पृथ्वी ना हो तो हमारा भी जीवन असंभव है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वो हमारी माता के समान ही हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक पुत्र है। जो हमारा मनुष्य है वो सच्चे अर्थों में उस पृथ्वी का पुत्र ही है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है पद्यांश को लेकर, यानी कि आपको पद्यांश कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों ये आपका एक पद्यांश है। जैसे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, और मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और बीच जब घिरते हो घन श्याम,
अरुण रवि मंडल उनको वेद दिखाई देता हो छविधाम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से सेम बोर्ड में पूछा जाएगा। पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए वहाँ पर था पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर आप फर्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूछा गया था पाठ और शीर्षक का और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन, जो हमारी कविता दी गई, पद्यांश दिया गया, इसमें किसके रूप का वर्णन किया गया, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसकी आपको करना है व्याख्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत शीर्षक और कवि का नाम आप लोग देखकर पहचान गए होंगे, ये किस पाठ से लिया गया है आप, और इसके लेखक कौन है। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न उत्तर संख्या या फिर प्रश्न संख्या 4 डालिए। मैंने जैसे जिस तरीके से आपको गद्यांश में बताया था, नील परिधन बीच सुकुमार, यहाँ से पहली लाइन लिख दी और इसके दिखाई देता हो छविधाम, हमने लास्ट लाइन भी लिख दी। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप किस चीज़ को, यानी कि कौन से पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है, जो हमारा पद्यांश दिया गया है ये श्रद्धा मनु से है, और इसके कवि हैं या फिर रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद, यानी कि श्रद्धा मनु जो लिखा है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया, देखिए उपयुक्त जो कविता है इसमें श्रद्धा के रूप संदर्भ का वर्णन किया गया है। जो हमारी देखिए उपयुक्त प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप संदर्भ का वर्णन किया गया, किसके, श्रद्धा के रूप, श्रद्धा मन जो चैप्टर है उसी से है, तो इसीलिए श्रद्धा के रूप और संदर्भ का वर्णन किया गया। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, देखिए बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, इसको और भी ध्यान से समझिए। बिजली के फूल का तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण, जो श्रद्धा है उसका आकर्षक और गौर वर्ण से युक्त जो सुंदर शरीर है, उससे तात्पर्य है किसका, बिजली के फूल का। ठीक है, आकर्षक। अगला बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में कौन सा अलंकार, देखिए एक दूसरे से यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर यानी कि कुछ वर्ड जैसे नील मणि शैल परत प्रयोग प्रभात, इस तरीके से, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए एक दूसरे के रूप का भी वर्णन किया जा रहा है और एक दूसरे का विरोध भी किया जा रहा है, तो उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, आपको हर एक चीज़ को पहचानना रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम इससे में जो रेखांकित अंश है इसकी हम करेंगे व्याख्या। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज से, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि रेखांकित अंश की जो हमें व्याख्या करना है, मेघ बन बिजली बीच गुलाबी रंग, इसकी करना है। और इसमें तो 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड में आप क्या करो, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है, जो बिजली का फूल इसको भी लेना पड़ेगा और आगे और पीछे को लेते हैं तभी हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे बच्चों, श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेघ चर्म धारण किए हुए, देखिए जो हमारा श्रद्धा है वो अपने शरीर पर पीले रंग का, किस रंग के, पीले रंग का पीले रंग का जो मेघ चर्म धारण किए हुए है, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं, उसकी वेशभूषा जो है उसमें से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उसका जो कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनको जो उसके सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादल के वन में, जो हमारा बादल होता है उस नीले बादल के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का सा फूल खिला हो। ये बिजली के फूल से तात्पर्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसकी पूरे गद्यांश जो पद्यांश रहेगा इसकी भी व्याख्या करना रहेगा, और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हमारा पद्यांश सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, संस्कृत को लेकर। किसको बच्चों, संस्कृत को लेकर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास संस्कृत के 2 पद्यांश के 2 श्लोक हैं। हम पद्यांश को बात करेंगे, गद्यांश को मैंने आपको बता रखा, ठीक है पहले ही। जैसे पद्यांश के हमें इस तरीके से बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपका पेपर होगा, उसमें श्लोक दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा संस्कृत का संदर्भ और व्याख्या लिखिए, यानी कि जो आपका पद्यांश दिया गया, श्लोक दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर संदर्भ के रहेंगे और 5 नंबर व्याख्या के रहेंगे। जैसे कहा जा रहा है, भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य गीर्ण भारती तस्य हिम मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम, यानी कि जो हमारी भाषा है उस भाषाओं में मुख्य मधुरा दिव्य गीर्ण भारती, जो संस्कृत भाषा है सबसे में मुख्य मतलब सबसे मेन है, मुख्य का मतलब होता है प्रधान, और मधुर और अलौकिक है उसमें, तस्य हिम मधुर काव्य, उसमें भी
अलौकिक, उसमें भी अधिक मधुर जो है उसका काव्य है, तस्मै उधर काव्य, यानी कि जो काव्य है उसको और भी अधिक मधुर बनाता है। और तस्मदपि सुभाषितम, और वो बहुत भी शक्तियों से सुंदर और वचन शक्तियां उसके अंदर है। इस तरीके से हमें इसका वो इसकी व्याख्या करना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा। तो इसका संदर्भ जब हम लिखेंगे, जो हमारा इस तरीके से श्लोक आएगा, यानी कि इसका मतलब है किस पाठ से लिया गया। जैसे बच्चों प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका से, यानी कि जो संस्कृत दिग्दर्शिका की हमारी बुक है उसको कहते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी, एक हमारा पाठ है जिसका नाम है सुभाषी रत्नानी, पाठ से अवतरित है। जो हमारा श्लोक है संस्कृत दिग्दर्शिका हमारी एक बुक है, उसके सुभाषी रत्नानी नामक पाठ जो है उससे जो हमारा श्लोक दिया गया अवतरित है। फिर हम बात करेंगे इसकी व्याख्या लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं इसका अनुवाद। जैसे भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरण भारती, जैसे भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। गिरण भारती यानी कि अलौकिक है। सब तस्य हिम मधुरा काव्य, सबसे अधिक मधुर उसका काव्य है। काव्य तस्य हिम मधुरा काव्य, यानी कि उसमें सबसे जो अधिक है, जो मधुर है, वो उसका काव्य है। तस्मदपि सुभाषितम, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। उस काव्य से में उसमें जो काव्य उससे भी उसमें सुंदर जो है वो वचन है और शक्तियां हैं। तो इस तरीके से आपको इतना लिखना रहेगा, इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये आता तो आप करिएगा, अन्यथा आपको अगर दूसरा दिया गया, जैसे बच्चों विद्या विवादे धनम मदाय परेशा पीड़नायक खलस्य साधो विपरीत, खलस्य साधो विपरीत तदेव मेता न्याय दानय चार आचरण है। देखिए बच्चों यहाँ पर इसका जो व्याख्या है, संदर्भ है, वो तो क्योंकि ये दोनों जो हैं एक पाठ से लिए गए हैं, तो इसका संदर्भ तो आप यही लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यानी कि जो इसका जो पाठ है और शेक्स है वो सेम है, लेकिन अनुवाद इसको, जैसे विद्या विवादे धनम मदाय, देखिए विद्या विवादे धनम मदाय परेच्छा पीड़नायक। देखिए जो हमारे दुष्ट लोग होते हैं, जो हमारे जो कुछ लोग, हर गांव में एक दो दुष्ट होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। देखिए दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, देखिए विद्या विवाद है, जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विद्या को विवाद में खर्च करते हैं। धन को मदाय, यानी कि धन जो है मदद करने के लिए, और शक्ति को दूसरों को पीड़ा करने की, मद के लिए। ठीक है, धन जो है उसको मद के लिए, यानी कि अपना वो दिखाने के लिए नहीं, दबदबा कायम करने के लिए उसको खर्च करते हैं। और विद्या विवादे, और धन जो है उसका विवाद के लिए। ठीक है, और देखिए धन किसके लिए, उसको यानी कि किसी को सताने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। और शक्ति मदाय और शक्ति परेच्छा पीड़ा नायक, यानी कि जो शक्ति होती है वो दूसरों को क्या करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है। खलस्य साधो विपरीत, यानी कि खलस्य साधो विपरीत के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या, जो सज्जन होते हैं उसकी विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दानाय चा रक्षाण है, यानी कि जो दान करते हैं वो दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं, शक्ति जो होती है उनके दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इस तरीके से आप इसका भी अनुवाद लिखोगे। ठीक है, तो हमारा संस्कृत में अगर पद्यांश ज्यादातर चांस है कि आपको यहीं से फंस जाएंगे, अन्यथा मैं अभी 1 से 2 घंटे के अंदर एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा जिसमें मैं बहुत सारे पद्यांश का आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया पद्यांश आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे 2 चीज पूछी जाती है, संदर्भ और व्याख्या, और आपको वहां पर नंबर दिए जाते हैं 7। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक बच्चों क्या है, देखिए अगला हमारा टॉपिक है बच्चों मुहावरों को लेकर। किसको, मुहावरों को लेकर। तो देखिए जब मुहावरे हैं, जैसे मुहावरा अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 2 11 होना, और जब मुहावरा पूछा जाएगा इसमें लिखा होगा कि इसका अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, अर्थ लिखना होगा और आपको वहां पर वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे बच्चों 9 2 11 होने का क्या मतलब होता है, आपको इसका अर्थ लिखना है, यानी कि 9 2 11 होना इसका मतलब क्या है। 9 2 11 होने का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों गायब हो जाना। क्या होता है, गायब हो जाना। 9 2 11 होने का मतलब होता है गायब हो जाना। अब बच्चों अगर आपको वाक्य प्रयोग करना है तो ऐसा वाक्य प्रयोग कीजिए जिसमें 9 2 11 यानी कि गायब होने की बात हो रही हो। जैसे पुलिस को आता देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि पुलिस को आता देखकर जो चोर था वो हमारा 9 2 11 हो गया। इसका मतलब पुलिस को आता देखा और चोर वहां से फरार भाग गया। ठीक, अगला बच्चों है हाथ पीले करना। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है हाथ पीले करना। देखिए हाथ पीले करने का मतलब होता है विवाह करना। आपने गांव में सुना हो कि बेटी के हाथ पीले कर दो। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों विवाह करना। ठीक, अब आपको वाक्य प्रयोग करना है, हाथ पीले करना, विवाह करना, यानी कि अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, और वाक्य प्रयोग आपको अच्छे से करना है। जैसे कमला अपने पति की मृत्यु के पश्चात बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी।
यानी कि कमला जो है किसी पर्सन का नाम है, कोई एक महिला थी, उसके जो पति थे उनकी डेड हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पश्चात वो उसकी जो बेटी थी उसने अपनी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से अपनी बेटी का विवाह कर सका, यानी कि बेटी के हाथ पीले कर सके। तो इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग भी करना रहेगा, ठीक है। अगला बच्चों है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप जो होता है इसका क्या अर्थ होता है इसको समझिए। देखिए आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप का मतलब होता है बच्चों कपटी मित्र। इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कपटी मित्र, ठीक है। अगर यहां पर आपको वाक्य प्रयोग करना है तो आप कैसे करोगे। देखिए हमारा एक दोस्त था या आपका एक दोस्त होगा या किसी का कोई दोस्त था, रोहित से कोई भी अपनी व्यक्तिगत बात मत करना। जो रोहित है उससे कोई अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, क्योंकि वह जाकर आपके पिताजी को बता देगा। देखिए आपका कपटी मित्र है, क्योंकि रोहित जो है उससे कोई अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, ऐसी बात मत करना जो आपके पिताजी को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसी बात अगर आपने उससे कर दी, क्योंकि वो आपका कपटी मित्र है, यानी कि आपका आस्तीन का सांप दोस्त है एक तरीके से, वो जाकर आपके पिताजी को बता देगा और फिर आपके पिताजी को पता चलने के बाद वो आपकी करेंगे क्या, बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई। आपको पता है कैसे होती है, कई सारे खा भी चुके होंगे धुलाई के बारे में, पता भी होगा, ठीक है। अगला बच्चों है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है। अपना उल्लू सीधे करने का मतलब होता है अपना काम निकालना। एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति ने अगर अपना काम निकाल लिया, उसका काम था तो वो आपके पैर भी छू सकता है, ठीक है। उसने अपना काम निकाल लिया, फिर वो आपसे राम राम भी नहीं करना जानता है, ठीक है। जिसे अपना उल्लू सीधे करने का मतलब होता है अपना काम निकालना। जैसे बात करो, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगर उनको अपना उल्लू सीधा करना है, अब दूसरा जो व्यक्ति है जिससे वो सीधा कर रहे हैं उसको चाहे हानि हो रही हो, कुछ भी हो रही है, उसमें वो चूकेंगे नहीं। तो आपको वाक्य प्रयोग कर देना, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते, ठीक है। अगला बच्चों है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है अत्यंत अनूठा या हृदय स्पर्शी वर्णन, ठीक है। अत्यंत अनूठा यानी कि एकदम अनूठा ही, और हृदय स्पर्शी वर्णन मतलब अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर बताना। देखिए इसका अगर वाक्य प्रयोग करें हम तो जैसे स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी। देखिए स्वामी जी थे, उनके भक्त थे कुछ पत्रकार, उन्होंने उनको प्रशंसा करने का मौका मिला, उन्होंने प्रशंसा इतनी की अत्यंत अनूठी यानी कि हृदय स्पर्शी वर्णन कर दिया। एक तरीके से उनकी प्रशंसा में उन्होंने कलम तोड़कर रख दी। तो इस तरीके से आपको जो आपके मुहावरे रहेंगे उनको सॉल्व करना रहेगा। टॉप 5 मुहावरे हमने आपको बता दिए, और आपको पता है कि आपको पेपर में सिर्फ एक मुहावरा लिखना रहेगा। 4 दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ही सॉल्व करना रहेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहीं से आपको कोई एक वहां पर भी फंस जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक देखिए, अगला हमारा टॉपिक जो बच्चों है उसमें हम बात करेंगे पत्र लेखन की। किसकी? पत्र लेखन की। तो देखिए बच्चों, एक हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर एक पत्र आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद अपनी नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखिए। और ये जो आवेदन पत्र है ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। यानी कि कोई भी विद्यालय में अगर आप एक प्रवक्ता पद के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो आपको प्रवक्ता पद के लिए जो उसका वहाँ की विद्यालय जो होगा वहाँ पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना पड़ेगा प्रबंधक के नाम पर। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीजें आपको वहाँ पर ध्यान देना, आप अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगा, अगर आपने इसमें कुछ मिसमैच भी कर दिया यानी कि कुछ कम भी कर दिया तब भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर का होता है, आपको 5 नंबर तो मिलने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे यहाँ पर एक सेवा में आप लिखेंगे उसके इधर ही लिखना है सारी चीज, सिर्फ आप मान्यवर या श्रीमान इधर डाल सकते हैं। जैसे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय। अब आपको XY इंटर कॉलेज, XYZ इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां का नाम डालना है विद एड्रेस, ठीक है। अब यहां पर XYZ डाल दिया इंटर कॉलेज, ठीक है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पर उसका नाम डालेंगे। लेकिन आपको करना क्या, आपका जो पेपर आएगा बोर्ड का वहां पर भी हो सके तो XYZ इंटर कॉलेज डाल देना, ठीक है, और XYZ डाल देना, फिर मुजफ्फरनगर भी ना डालना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आपको लिख देना है, आप लिख भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगला आपको मान्यवर है, यहाँ पर मैंने मान्यवर लिख दिया और सेम इसके नीचे लिखा है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ शुरू की गई, राइटिंग लिखी गई इधर से, जो हमारा यानी कि जो कंटेंट है वो इधर ही है, ठीक है। जैसे बच्चों इधर देखिए, जैसे 25 मार्च 2001 से लिखा है, ठीक है, 2024 चल रहा है, ठीक है, कि अमर उजाला
में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपना आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। यानी कि जो एक कॉलेज है इसके द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया, अमर उजाला का पेपर है, उसमें 25 मार्च 2024 को, ठीक है, उसमें प्रकाशित है हिंदी प्रवक्ता हेतु एक आवेदन पत्र आपको मैं लिख रहा हूं। उसमें आपकी वैकेंसी है, मैंने विज्ञापन पढ़ा है, उसमें आवेदन पत्र मैं आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं, दे रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है, क्योंकि वहां पर अपनी योग्यता भी बतानी होगी, क्वालिफिकेशन भी बतानी होगी, आपकी एजुकेशन कितनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखी गई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएमए और बीएड, ठीक है। अब बच्चों जो हाई स्कूल किया है 2002 में प्रथम श्रेणी में हिंदी, संस्कृत, गणित और भी कई सारे भी जो हमारे विषय होते हैं वो थे, ठीक। इंटर में इंटरमीडिएट हमने 2004 में किया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हिंदी, अंग्रेजी और गणित में, ठीक है। हमने बीए उत्तीर्ण किया 2007 में तृतीय श्रेणी में, ठीक है। अब जो लिखा जा रहा है, ठीक है, आपने प्रथम में किया तो प्रथम लिखेंगे, द्वितीय में तो द्वितीय में, तृतीय में तृतीय, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 2007 में हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र के अंदर, ठीक है। हमने एमए जो किया गया है यहाँ पर वो हिंदी में किया, ठीक है। अब बीएड जो है पेरिंग है प्रथम, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया, ठीक है। तो ये तो इसकी क्वालिफिकेशन होगी। इसके साथ साथ आपको इसको अपने बारे में लिखना, जो भी आप लिख रहे होंगे वहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना होगा, जो भी लिख रहा है, यानी कि जो भी हिंदी प्रवक्ता के पद के लिए जा रहा है। अब लिख रहा है कि अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय की सांस्कृतिक व सामूहिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है। यानी कि जो मैं था उसमें विद्यालय जो हमारा था उसमें विद्यालय जीवन में, विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में जो सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों होती थी उनमें मैंने उत्साह के साथ भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और पुरस्कार भी प्राप्त किया। आपके यहाँ पे जो कंपटीशन होते रहते हैं यानी कॉलेज में आप देखते हैं तो उसमें भी भाग लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं इस टाइम उसके बारे में लिखना रहेगा। मैं एमएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैं जो भी व्यक्ति है वो मैं लिखेगा कि मैं एमएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, परंतु यह स्थान अस्थायी है। क्योंकि अगर आप कह देंगे मैं कार्य कर रहा हूं तो वो पूछेंगे ऐसा क्यों है कि आप वहां से यहाँ आना चाहते हैं। यह स्थान अस्थायी है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करें और अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करें। यानी कि जो मेरी शैक्षणिक योग्यताएं इस पर आप विचार करिएगा और मुझे कॉलेज में एक सेवा करने का मौका दीजिएगा, यहाँ पर हमें पढ़ाने का मौका दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप लिख देंगे आप किस तारीख को जा रहे हैं, किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं। संलग्न प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतिलिपि, यानी कि आप उसके नीचे अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी आप उस डॉक्यूमेंट लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। यानी कि इसके जो प्रमाण पत्र है इसके नीचे जो सत्यापित प्रतिलिपियां दी गई हैं, ठीक है, यानी कि लगाई गई है। अब भवानी XYZ आपको नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और आजकल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके साथ ईमेल आईडी का आजकल बहुत ज़्यादा जोर है, आप वहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक अच्छा सा आवेदन पत्र लिख देना है ताकि वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिख कर आते हैं तो आपके एक भी नंबर ना कट पाए, ठीक है। अगर बात करें तो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र लिख देना है। अगर कभी कभी बैंक में आपको ऋण प्राप्त करने के लिए अगर लिखना हो, क्योंकि आपको कोई कार्य शुरू करना है वहाँ पर अगर आपको ऋण प्राप्त करना है, बैंक को लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अगला है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने के लिए। देखिए किसी भी बैंक को प्रबंधक जो है उसको कोई व्यवसाय करने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए या फिर कंप्यूटर शिक्षा के लिए या फिर चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, यानी कि आपको ऋण प्राप्त करना है बैंक से, तो उसको आप एक आवेदन पत्र कैसे लिखिए। देखिए सेवा में प्रबंधक महोदय आप लिख सकते हैं, प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक, माल रोड, मेरठ, ठीक है। ये आपको बैंक का एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर महोदय, फिर आपको अपनी जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2016 में मैंने ABM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद भी मैं अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्ति नहीं हो सका है। देखिए फिर एक बार समझिए, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2016 में APM विश्वविद्यालय, APM जो है एक विश्वविद्यालय, वहाँ से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद भी, उसके करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे में आपके द्वारा 50,000 कायदे से कहा जाता है 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ, 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ। अतः आप हमें 50,000 रुपये ऋण देने की सुविधा प्रदान करें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया और आप यहाँ पर बीच में जिक्र कर देना कि हमें किसके लिए चाहिए, यानी कि आपको यानी कि चिकित्सा शिक्षा के लिए चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, अभी मैं चिकित्सा के बारे में शिक्षा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपये का ऋण देने का प्रदान करें, आपकी मानदेय होगी, ठीक है। धन्यवाद। तारीख डाल देना, आपको प्रार्थी नाम डाल देना, सुपुत्र आपको पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको बोर्ड में नहीं डालना है, ठीक है। आप अगर कोई बैंक के लिखे तभी डाल देना, ठीक है।
तो इस तरीके से आवेदन पत्र लिख सकते हो। अगला बच्चों हमारा क्या टॉपिक है उसको ध्यान से समझिए। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है अनाकार्थित शब्द। इनको कैसे समझेंगे? तो देखिए बच्चों, अनाकार्थित शब्द जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये आपके जो है 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या रहता है, वहां पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको वहां पर 2 से 3 4 वर्ड दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक के बारे में कहा जाएगा कि आप इनके 2 वर्ड, इनके 2 अर्थ लिखिए, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 शब्द बता दे रहा हूँ, इनके आपको 2 अर्थ याद कर लेना है और आपको वहां पर फंस जाएंगे। जैसे बच्चों, एक वर्ड आपको काल पूछ सकता है कि काल का 2 अर्थ लिखिए, काल के आपको 2 अर्थ लिखने होगा। तो बच्चों, एक काल का मतलब होता है मृत्यु भी होता है और समय भी होता है और अकाल भी होता है। यानी कि जो काल के आपको 2 वर्ड लिखने होंगे, वहां पर इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर जड़ के बारे में पूछा जाए, यानी कि आपको जड़ के कोई 2 वर्ड लिखने, तो जड़ का मतलब होता है मूर्ख भी होता है और मूल होता है, तो आप जड़ के ये दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कुल के बारे में पूछ लिया जाए, तो कुल का मतलब आपने पढ़ा होगा संपूर्ण भी होता है, परिवार भी होता है और वंश भी होता है। कुल के बाद में वंश आता है, ठीक है। अब बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कुल के पहले कुल वंश जाति बाद में आता, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुल का मतलब संपूर्ण भी लिख सकते हो, परिवार भी लिख सकते हो और वंश भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से चपला एक आता है। अब चपला का मतलब होता है बच्चों बिजली और फिर लक्ष्मी। अब बच्चों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिजली के 2 वर्ड लिखिए, तो आप वहाँ पर विद्युत भी लिख सकते हो और रगड़ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में हरि के बारे में पूछ लिया जाता है कि हरि के आपको कोई 2 वर्ड लिखने हैं, तो उनमें कैसे लिखेंगे? जैसे हरि का मतलब होता है बच्चों सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है और तोता भी होता है, ठीक है। आप हरि के 3 हैं, इनमें से आपको कोई 2 लिख देना है। अगर आपसे तात के बारे में पूछा जाए कि तात के आपको कोई 2 वर्ड लिखने, तो तात का मतलब होता है पिता भी होता है और फिर चाचा भी होता है, ठीक है। आप इन दोनों को लिख सकते हो। अगर बच्चों गुरु के बारे में पूछा जाए, तो गुरु का मतलब होता है बड़ा भी होता है और शिक्षक भी होता है। गुरुदेव, गुरुजी आप कहते हैं, ठीक है। तो गुरु का मतलब हो जाएगा शिक्षक भी होता है और गुरु एक लघु, और गुरु आपने बायोलॉजी में ज्यादातर पढ़ा होगा, लघु युग्मक, गुरु युग्मक, ठीक है। अब देखिए, अगला अगर आपसे पूछा जाता है कांटा। कांटा का मतलब होता है कील होती है और एक तराजू होता है, तराजू को कांटा कह सकते हैं, कि मछली की हड्डी भी होती है, ठीक है, उसे भी कांटा। अगर बादल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो उसका आप मेघ और अब्र भी लिख सकते हो। तो ये जो टॉप 10 है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में यहीं से फंस सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? अनकार्थिक शब्द के बाद में आता है वाक्यों को शुद्ध करना, कि आप वाक्यों को कैसे शुद्ध करेंगे। जैसे बच्चों, अगर वाक्यों को शुद्ध करने की बात की जाए, तो वहां पर आपको 1 से 2 वाक्य शुद्ध करने होते हैं, 4 से 5 दिए रहते हैं, ठीक है। 4 दिए रहते हैं, ठीक है। वहां पर आपको 2 शुद्ध करने के लिए आपको 1 या शायद 2 आते हैं, हाँ 2 शुद्ध करने के लिए आते हैं। वहां पर आपको 2 नंबर भी दिए जाते हैं, यानी कि 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर भी दिए जाते हैं। इनमें क्या करना रहता है, इनके जो रूल्स हैं वो तो काफी बड़े हैं, ठीक है। कैसे शुद्ध करना, क्या नियम लगाना है, ठीक है। तो आप अगर रूल्स पढ़ोगे तो आपका समय सिर्फ रूल्स पढ़ने में ही निकल जाएगा। आपको याद कर लेना है कुछ वर्ड जो है, आप जैसे पेपर में पढ़ोगे उनका सही अर्थ लिखने का प्रयास करना, क्योंकि वहां पर आपको टेढ़े मेढ़े लिखे हुए मिलेंगे ऐसे वैसे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, डाकुओं ने चौकी लूटी गई। अब डाकुओं ने चौकी लूटी गई, कोई इसका बोल नहीं निकल रहा है, कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। अगर इसी के स्थान पर हम लिख दें कि डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई, तो ये वर्ड जो है एकदम सेंटेंस हमारा बन रहा है, यानी कि सेंटेंस से हमारा बन रहा है डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई, तो ये हमारा शुद्ध हो गया। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है मैं कुशल पूर्वक हूं। मैं कुशल पूर्वक हूं और बच्चे कहते हैं कि हम कुशल पूर्वक हैं, ऐसा आप लिख के आ जाते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? हम सब कुशल पूर्वक हैं, हम सब कुशल पूर्वक हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें आपको कोई वर्ड को शुद्ध करना। अगर इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे तो लिखेंगे तुम कुर्सी पर बैठे हो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये नहीं बनना भाई। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा भी अगर आप लिख दे तो तब भी सही, अन्यथा आप तो को भी हटा दो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगला है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, यानी कि इस सरोवर में अनेकों भी लिखा है और खिले भी हैं। अनेकों कमल खिले नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। देखिए, यहां पर केवल भी आया है और 4 रुपए और मात्र भी आया है, तो यहां पर हम कैसे लिखें? देखिए, हम अगर लिखें तो मात्र 4 रुपए दीजिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। केवल 4 रुपए दीजिए, हम ऐसा लिखेंगे और हमारा वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वाक्यों को शुद्ध करना रहता है। अगर वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता है तो आप इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। अगला बच्चों हमारा टॉपिक्स है जिसमें हम बात करेंगे निबंध को, किसकी? निबंध की। और निबंध आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आता है 9 नंबर्स का, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, निबंध हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और इसके समाधान के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान है, ये निबंध हमारा बोर्ड एग्जाम में आता ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना होगा। जैसे बच्चों हमारी पहली हेडिंग डाल देना हमें रूपरेखा, ठीक है। अब रूपरेखा हेडिंग डालकर आप यहाँ पर, इसका मतलब होता है यहाँ पर आप किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, उपसंहार यानी कि जो आप इंग्लिश में डालते हैं कैलकुलेशन, वही हेडिंग है, कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पर्यावरण का अर्थ लिखना है, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार लिखना है, इस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकें और इसका निष्कर्ष क्या है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसे हम समझेंगे। देखिए प्रदूषण क्या होता है, आप जो वातावरण देख रहे हैं इसमें जो आप वातावरण को दूषित कर रहे हैं, यही पर्यावरण का प्रदूषण है। आप अगर एक वर्ड में समझें, ठीक है। जैसे स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। देखिए हमारा अगर वातावरण स्वस्थ है तभी हमारा जो है विकास और जीवन जो है संभव है, ठीक है। यानी कि जीवन का विकास अगर स्वस्थ वातावरण है तभी संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जो हमारा वातावरण है इसमें अगर कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो वातावरण जो है हमारा एनवायरमेंटल है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से, जो वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, इस वातावरण के दूषित हो जाने से जीवधारियों को हानिकारक बीमारियां और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि पड़ सकता है या फिर पड़ता है, ठीक है। तो वातावरण अगर दूषित होगा तो हमारे जीवधारी उनको हानिकारक और कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही हम प्रदूषण कहते हैं। ये जो आपको देख रहे हैं, जो वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों बात आता है प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। तो विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इसमें कुछ जो है इस प्रकार हैं। जो हमारे विकसित और विकासशील देश हैं उनमें कई प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हमारा जो पहला प्रदूषण है वो हमारा है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु पॉल्यूशन, ठीक है। एयर की वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है, यानी कि वायु के द्वारा होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण होगा, आपको पता है। देखिए वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, इसमें 78% हमारी नाइट्रोजन गैस उपस्थित है N2, और 21 से 22% हमारी ऑक्सीजन है, 0.003% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 गैस है। इस प्रकार से जो गैसें एक निश्चित अनुपात में हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि O2 ग्रहण करते हैं, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हमारे जो जीवधारी हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उनके द्वारा वो करते हैं, क्रियाओं में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। लेकिन हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसके साथ में क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन गैस को हमारे मुक्त कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो संतुलन है वो बना रहता है, करते हैं, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। जिससे होता क्या है, जो हमारा वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन है वो हमारा बना रहता है। लेकिन मनुष्य अब मानव जो है अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। कर क्या रहा है, मनुष्य पेड़ को काट रहा है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूट रही है जो कम हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो भी कम बन रही है। जिससे क्या हो रहा है, आपको पता है, मनुष्यों की संख्या तो बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या डे बाई डे घट रही है। इससे आपको पता होने वाला क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है वो दूषित हो रहा है। वायु गैस है वो हमारी ऑक्सीजन हमें पूर्ण मात्रा में अच्छे से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब बच्चों आता है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल पॉल्यूशन। जल पॉल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में हमें जल को दूषित करना रहता है, ठीक है। जैसे सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जो भी जीवधारी उनके लिए जल महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी अपना भोजन जो है वो जल के माध्यम से ही तैयार करते हैं। और मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण जल दूषित हो रहा है। जो हमारा जल है वो दूषित हो रहा है, और जल के दूषित होने को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। और हमारा जो जल दूषित हो रहा है, इस जल के दूषित होने को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनियों वाला जो प्रदूषण होता है। अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर बस हो गया, जेट विमान हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लाउड स्पीकर, बाजा और कारखानों के सायरन के विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि वाहन हो गए, मोटर कार्स हो गई, जेट विमान हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, बाजे, कारखानों में जो हार्न लगे होते हैं यानी कि सायरन होते हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें, इन्हीं से
ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, आपको ध्वनि प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगला एक सबसे खतरनाक प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा रासायनिक, इन सभी को जोड़ दें और ये अकेले उनके साथ में टक्कर ले लेगा, रासायनिक प्रदूषण सबसे खतरनाक है। कृषक अधिक पैदावार के लिए, जो हमारे कृषक हैं, किसान भाई हैं, वो अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक हो गया, शाकनाशक हो गया और रोगनाशक हो गया, दवाइयों का तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे अधिक पैदावार हो सके उसका, और पैदावार अधिक होगी। अब जब रसायनों का आप प्रयोग करेंगे, दवाइयों का प्रयोग करेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और रासायनिक प्रदूषण हो तो रहा, वो तो हो ही रहा है। कृषक जो है अधिक पैदावार के लिए अपने खेतों में कीटनाशक हो गया, शाकनाशक हो गया, रोगनाशक हो गया, इस प्रकार की जो दवाई हो गई या फिर जो रासायनिक पदार्थ आते हैं, इनका अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो डे बाई डे क्या हो रहा है बच्चों, खराब होता जा रहा है। और इसे ही हम रासायनिक प्रदूषण कहते हैं, या रासायनिक प्रदूषण का कारण है। अब बच्चों प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में। प्रदूषण, पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए जोर देना चाहिए। जो हमारी पर्यावरण में प्रदूषण में जो समस्याएं हो रही हैं, इन पर जो उनको रोकने के लिए हमें जोर देना चाहिए। भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया था। जो हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार है, उसने क्या किया, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक अधिनियम पारित किया था। हमें कम से कम वनों की कटाई आदि कार्यों पर नियंत्रण करना होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। हमें वन की कटाई कम से कम करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। ठीक है। लास्ट में आता है इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, यानी कि उपसंहार। इसमें हम क्या लिखेंगे, हम पूरा जो पर्यावरण प्रदूषण निबंध पढ़ा है, इसके जो हमें निष्कर्ष निकले उसके बारे में हम लिख देते। जैसे बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, यानी कि जो हमारा मानव है, जैसे जैसे अपनी जो वो वैज्ञानिक शक्तियां हैं उनका विकास करता जा रहा है, उसी प्रकार पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसकी वैज्ञानिक शक्तियां बढ़ रही हैं, उसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। जो हमारे विकसित देश हैं उनके द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं इसको एक देश में या एक राष्ट्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में इसको बांधकर रख दें। यह एक विश्वव्यापी समस्या है और इसके लिए सभी राष्ट्रों को संयुक्त प्रयास की ही जो संयुक्त प्रयास से समस्या से मुक्ति पाने में ही सहायक हो सकता है। देखिए, अगर आप सभी लोग एक साथ संयुक्त रूप से इस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग एक साथ होंगे, एक साथ सहयोग करेंगे, एक साथ साथ देंगे एक दूसरे का, तभी आप इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो ये था पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने आपको पूरा अच्छे से निबंध बता दिया। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे प्रयोग करेंगे, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, और हमारा ये लास्ट टॉपिक है। देखिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको कई सारे वर्ड दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको पेपर में दिया रहेगा, जिसकी तुलना की जा सके उसे क्या कहेंगे, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे। जैसे जिसकी तुलना ना की जा सके उसे यहाँ पर पूछा गया है। अब वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन रहेंगे, वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा अतुलनीय, यानी कि जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अतुलनीय। तो आपको जिस भी आंसर के अंदर अतुलनीय लिखा हो आप वही लिख देगा, यानी कि जिसकी अगर हम तुलना ना कर सकें, जिसकी तुलना ना की जा सके, अगर उनको हम एक शब्द में कहें तो उसको हम अतुलनीय कह देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख देना। जो जीता ना जा सके, जैसे अगर आपके पेपर में आ जाए कि हम जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, और वहां पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा अजेय। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय। जैसे, या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जो जीव 4 पैरों वाला हो उसे क्या कहेंगे। देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि जो जीव 4 पैर वाला है, और वहां पर आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे और 2 नंबर मिलेंगे, जो जीव 4 पैर वाला हो उसे क्या कहेंगे, वहां पर आपको कई सारे, यानी कि लगभग 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम कहेंगे चौपाया। ठीक है, जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे। ऐसी चीज जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे बच्चों कहते हैं वंदनीय। वहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा वंदनीय। ठीक है, अगला है जिसका पति मर गया हो, एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। आप लोग देखते हैं गांव में। ठीक है, जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विधवा। और जिसकी गणना ना की जा सके, एक ऐसी चीज जिसकी हम गणना ना कर सकें, जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसे आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसको कहेंगे अगण्य। क्या कहेंगे, अगण्य। अगला है जो कम जानता हो, जो कम जानता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। अगला,
ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे बच्चों को कहते हैं आस्तिक। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक। जिसकी कल्पना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके उसे क्या कहते हैं, कल्पनीय कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, कई बार बता चुका हूं और कई बार बोर्ड में भी आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो 9 टॉपिक्स थे, इन 9 टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने 9 टॉपिक्स पढ़ लिए, तैयार कर लिए, तो आपको बोर्ड में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको हर एक टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी कर देना, तो हम उसका वीडियो भी आपको अपलोड करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप पूछ लेना। अन्यथा अगर आपको कॉपी कैसे लिखना है तो चैनल पे जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो वीडियो देख कर जाना। मैंने वहां पर आपको फुल तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे पेपर को हल कर बताया है कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है। ये सबसे मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।